हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यानी हेडलाइंस को लिया जाएगा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जो आसानी से मिल जाए उसकी चाहत किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो नसीब में लिखा ही नहीं। यानी कि अगर आप किसी चीज को मेहनत से सफलता पाना चाहते हैं तो यानी कि अगर सफलता जिस क्षेत्र में पाना चाहते हैं आपको उसके लिए परिश्रम करना होगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, यानी जो उनका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, यानी कि या तो सेकेंड डिवीजन होते हैं या फिर मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन आए होते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि वही स्टूडेंट बड़े से बड़े एग्जाम को क्लियर करते हैं। कई आपने इंटरव्यू अगर देखे हो, आप मैगजीन पढ़ते हो तो उसमें ऐसे इंटरव्यू होते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी सामान्य होता है, लेकिन वो सिविल की परीक्षाएं या फिर राज्य स्तर की परीक्षाएं को क्लियर करते हैं। तो अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में 5 इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है 10 साल भारत नहीं आ पाएंगे 2550 तबलीगी। आपको पता होगा कि भारत में कोरोना के प्रसार में इनका सबसे बड़ा जो हिस्सा रहा है, क्योंकि एक जगह जमावड़े के साथ ही इन्होंने ही भारत में कोरोना के केस बढ़ाए थे। एक दूसरे का सैन्य अड्डा इस्तेमाल करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। एक दिन में बढ़े 9000 केस। भारत में 9000 केस एक दिन में बढ़े हैं। और नहीं रहे खट्टी मीठी फिल्म देने वाले वासु चटर्जी। और प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो विश्व बैंक में ईडी के सलाहकार बने हैं। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज को देख लेते हैं। पहली न्यूज है 10 साल भारत नहीं आ पाएंगे तबलीगी जमाती। सरकार ने भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीजा जारी नहीं किया जाएगा, यानी वे भारत नहीं आ सकेंगे। कोरोना के कारण लागू पहले चरण के लॉकडाउन के दौरान निर्देशों का उल्लंघन करते हुए निजामुद्दीन के मरकज में महजबी आयोजन में हजारों की संख्या में तबलीगी एकत्र हुए थे। यही नहीं, इनमें से कई तबलीगी कोरोना के संक्रमित पाए गए थे। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार विदेश से आए तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भारत के वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। इसका कोरोना संकट से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है एक दूसरे का सैन्य अड्डा इस्तेमाल करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में गुरुवार को दोनों देशों के बीच पहली वर्चुअल शिखर बैठक हुई। यह बैठक कई मायने में ऐतिहासिक रही। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया है। दोनों देशों ने बेहद महत्वपूर्ण वर्चुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, जिससे अब इनकी सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डे व सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को सभी देशों के लिए समान अवसर वाला बनाने के उद्देश्य से घोषणा पत्र जारी किया है। बैठक में रणनीतिक, सैन्य सहयोग व आर्थिक सहयोग से जुड़े अहम मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि चीन पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच समझौते और बैठक के बीच में मोदी व मॉरिसन की तरफ से की गई टिप्पणियों से साफ है कि दोनों देशों की साझा चिंता किस देश से है। नेक्स्ट न्यूज है एक दिन में बढ़े 9000 से अधिक केस। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को 9000 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है। उसके आगे अब अमेरिका, ब्राजील,
रूस, यूके, स्पेन और इटली ही हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली जैसे संवेदनशील राज्यों में मरीजों के बढ़ने की रफ्तार बनी रही। रात 9:50 तक मिले संशोधित आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 2,17,389 हो गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,233 हो गई है, जबकि 1.7 लाख लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है अब, नहीं रहे खट्टी मीठी फिल्में देने वाले वासु चटर्जी। अपने जमाने के मशहूर वासु चटर्जी निर्देशक, इनका निधन हो गया है। हिंदी सिनेमा के गलियारे से बुरी खबरों के आने का सिलसिला नहीं थम रहा। गुरुवार को प्रतिष्ठित फिल्मकार वासु चटर्जी का मुंबई में निधन हो गया। वह 93 वर्ष के थे। इनकी प्रमुख फिल्मों में पिया का घर, छोटी सी बात, रजनीगंधा, बातों बातों में, खट्टा मीठा, शौकीन, एक रुका हुआ फैसला, चितचोर और चमेली की शादी जैसी यादगार फिल्में देने वाले वासु चटर्जी उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। सोमवार को संगीतकार वाजिद खान, बुधवार को गीतकार अनवर सागर और उसके पहले ऋषि कपूर व इरफान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री पहले ही शोकाकुल है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपने विश्व बैंक में बने सलाहकार। प्रधानमंत्री के निजी सचिव वरिष्ठ नौकरशाह राजीव टोपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय के बुधवार के आदेश में यह जानकारी दी गई है। उनके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय में सेवा दे चुके ब्रजेंद्र नवनीत को जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नवनीत 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। जुलाई 2014 से सितंबर 2019 के बीच वह पीएमओ में संयुक्त सचिव थे। तो ये नेशनल न्यूज यानी नेशनल पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज थी 5। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज हैं। पहली न्यूज है, न्यूजीलैंड और फिनलैंड में सुधरने लगे हालात। जो कोरोना वायरस से जैसी स्थिति थी अब पहले से सामान्य हो रही है। दूसरी न्यूज है, अमेरिका में शांत नहीं हो रहा गुस्सा। जिस तरीके से अश्वेत जॉर्ज का मर्डर किया गया था, उससे जो वहां पर हिंसा फैली है उसमें अब और इजाफा होता जा रहा है, यानी कि हिंसा और भड़कती जा रही है। और तीसरी न्यूज है, एससीक्यू को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश। सबसे पहले पहली न्यूज को देख लेते हैं। अमेरिका जैसे दुनिया में कई देशों में जहां कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं न्यूजीलैंड और फिनलैंड में यह महामारी खत्म होती प्रतीत हो रही है। न्यूजीलैंड में लगातार 13वें दिन कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि फिनलैंड में मध्य मई में स्कूल खोले जाने के बावजूद संक्रमण में गिरावट देखी जा रही है। इस यूरोपीय देश में रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, थिएटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खोल दिए गए हैं। यूरोप में स्पेन, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमण का सिर्फ एक अज्ञात मामला मिला है। हालांकि अधिकारियों ने यह आशंका जताई है कि सीमाओं को खोले जाने से दूसरे जगहों से संक्रमित लोग आ सकते हैं। इस देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाई गई ज्यादातर पाबंदियों को पहले ही हटा दिया गया है। दूसरी न्यूज है, अमेरिका में शांत नहीं हो रहा गुस्सा। अमेरिका में लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 9वें दिन विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी रहा। न्यूयॉर्क शहर में 2 पुलिस अधिकारियों को गोली और एक को चाकू मारने की खबर है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के समीप हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए और मोबाइल फोन की लाइट जलाने के साथ ही नारे भी लगाने लगे। कई अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन कर्फ्यू हटने के बाद कुछ जगहों पर फिर अशांति देखने को मिल रही है। न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि बुधवार को शहर के ब्रुकलिन इलाके में एक व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी की गर्दन में चाकू मार दी। अपने साथी को बचाने में 2 पुलिसकर्मियों को हमलावरों ने गोली मार दी। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को दबाने
वाले मनीपोलिस के पुलिस अधिकारी डेरेक चाविन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। डेरेक के खिलाफ बुधवार को द्वितीय श्रेणी की हत्या का मामला दर्ज करने के साथ 3 और पुलिस वालों को आरोपित किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किए गए हैं। मिनीपोलिस में गत 25 मई को पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। एक पुलिस अधिकारी द्वारा करीब 9 मिनट तक घुटने से जॉर्ज की, यानी कि जब 9 मिनट तक दम उनका घुटा था, गर्दन दबाए जाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद मिनीपोलिस से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे अमेरिका में फैल गया था। HCQ को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश। साइंस जर्नल लॉसेंट भले ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर प्रकाशित शोध पत्र के डाटा की जांच कर रहा हो और WHO ने इसकी ट्रायल फिर से शुरू कर दी हो, लेकिन इसके गहरे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका गहरा गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस को रोकने में HCQ के कारगर होने की पुष्टि होने के साथ ही इसके खिलाफ साजिश की शुरुआत हो गई थी। लॉसेंट में प्रकाशित कथित शोध उसी की परिणति है। साजिश की पुष्टि इस बात से भी हो सकती है कि पहले HCQ के कोरोना मरीजों के लिए जानलेवा साबित होने के दावे किए गए। इस दावे की हवा निकालने के तत्काल बाद कोरोना वायरस को रोकने के लिए इसके कतई भी असरदारी नहीं होने की बात कही जाने लगी। ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। पहली है गांव की ओर चले उद्योग जगत, ये बोला है CII ने। और दूसरी न्यूज है एयरटेल में 1500 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी में अमेजॉन। पहली न्यूज देख लेते हैं। गांव की ओर चले उद्योग जगत। लॉकडाउन ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को उनके गांव व घर की तरफ लौटने को विवश किया है, उससे देश के उद्योग जगत पर बुरा असर पड़ा है। वैसे इस रिवर्स माइग्रेशन यानी शहरों से निकलकर गांवों की ओर जाने से कल कारखानों में तात्कालिक तौर पर श्रमिकों की कमी हो सकती है, लेकिन उद्योग जगत का मानना है कि इससे मौजूदा अर्थनीति में भी बदलाव का एक अवसर मिला है। देश में सबसे प्रमुख उद्योग चैम्बर CII के नए प्रेसिडेंट उदय कोटक ने सरकार से आह्वान किया है कि वह उद्योग जगत के साथ मिलकर एक नीति बनाए। यह नीति कल कारखानों व दूसरी आर्थिक गतिविधियों को कुछ बड़े शहरों तक केंद्रित रखने की जगह ग्रामीण इलाकों तक जाने में प्रोत्साहित करें। इससे न सिर्फ शहरों पर बोझ कम होगा, उससे ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। RBI ने भी इसी तर्क के आधार पर अभी तक कोई लक्ष्य नहीं रखा है। बहरहाल CII प्रेसिडेंट ने सरकार व अपने सदस्यों के लिए एक 10 सूत्री रोड मैप जरूर दिया है, जो मौजूदा चुनौतियों से लड़ने में मददगार साबित हो सकता है। CII का यह रोड मैप भी इंडिया इंक की बदलती मनोदशा को दर्शाता है, जिसमें सरकार से भारी भरकम वित्तीय मदद मांगने से ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबों के लिए बेहतर सुविधा जैसे मूलभूत बातों पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है एयरटेल में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी में अमेजॉन। कोरोना संकट गहराने के बीच देश के दूरसंचार क्षेत्र में बड़ी विदेशी निवेश की संभावना बन रही है। ई-कॉमर्स सेक्टर की ग्लोबल कंपनी अमेजॉन इंक ने भारतीय एयरटेल में कम से कम $200 करोड़ यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित बातचीत शुरू की है। समाचार एजेंसी रॉयट के मुताबिक मामले से जुड़े 3 सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ने के संकेत हैं। मसलन अप्रैल में सबसे पहले फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म्स में तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम निवेश किया था। उसके बाद से अब तक कंपनी में 5 निवेशक कुल मिलाकर लगभग 78,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। ये बिजनेस पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अवसर बनाने के लिए सक्रिय हो भारत। क्योंकि हम विकास को छोटे शहरों और गांवों तक नहीं ले जा सकते, इसलिए आज इतने सारे प्रवासी कामगार मुसीबत में दिख रहे हैं और जिस तरीके से उनका रोजगार छीना है, उन्हीं सब पॉइंट पर
लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के सलाहकार रहे लेखक और उनके नाम से संचालित सेंटर के सीईओ सृजन पाल सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है पर्यावरण को खतरे में डालते विकसित देश। विकसित देश प्रकृति के दोहने के साथ ही यानी दोहन के साथ ही पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी बचे रहना चाहते हैं। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है नेचर फ्रेंड फाउंडेशन से संबद्ध विनय जायसवाल द्वारा। तीसरा आर्टिकल है बस कुछ कहना है, यानी बीते समय से राहुल गांधी जिस तरीके से उद्योग जगत से बात कर रहे हैं उससे साफ साफ मनसा है कि उन्हें कुछ ना कुछ केंद्र सरकार के लिए बोलना है। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं, अवसर बनाने के लिए सक्रिय हो भारत। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था में भारी मंदी आने वाली है। हालांकि आर्थिक मंदियां पहले भी आई हैं, लेकिन शायद इतिहास में ऐसी पहली बार होगा जब मंदी का कारण अर्थव्यवस्था या व्यापार नहीं बल्कि मानव की तेजी से गिरती हुई उत्पादकता होगी। अभी तक के अनुमान यह कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से विश्व अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन यानी 3 लाख अरब रुपए का नुकसान होगा, जो विश्व जीडीपी का 5% के करीब बैठेगा। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इलाज की खोज में लगी है। कोशिश है कि कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी की कोई कारगर दवा मिल जाए या फिर वैक्सीन बना ली जाए। भारत हर वर्ष लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल और गैस का आयात करता है। अनुमान है कि गिरते भाव और लॉकडाउन में कम मांग के चलते इस आयात में लगभग 1/3 की कटौती हो सकती है, यानी 2020 में भारत के तेल बिल में 3.5 लाख करोड़ रुपए का कम खर्च होगा। तेल की कम खपत से प्रदूषण में भी कमी होगी। भारत में हर वर्ष 12 लाख लोगों की जान वायु प्रदूषण से जाती है। ग्रीन पीस के अनुसार वायु प्रदूषण से हर वर्ष लगभग 11 लाख करोड़ का नुकसान होता है। कोरोना वायरस से विश्व में नए प्रकार के उद्यम लगाने का अवसर लेकर आया है। जब तक यह वायरस हमारे आसपास रहेगा तब तक स्कूल, कॉलेज और ऑफिस ये सब ऑनलाइन माध्यम पर ही निर्भर रहेंगे। तो ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैल रही है, यानी कि ये ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करके फैलती है। ऐसे में अगर हम शैक्षणिक संस्थान, कंपनियां यानी कि उद्योग जगत, फैक्ट्रियां या धार्मिक स्थल इन सबको ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो निश्चित तौर पर इस महामारी का फैलने का जो प्रतिशत है वो 2 गुना से 3 गुना हो जाता है। अगर अभी हम हाल ही में देखें जिस तरीके से 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हुआ है और अनलॉक 1 चालू किया गया है, सरकार ने भारत की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तो ऐसा कदम उठा लिया, लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो जो केस यानी कि 22 से 23 मई तक 1 लाख हुए थे, आज वो 5 जून तक 2 लाख क्रॉस कर गए हैं। यानी कि 2 गुना होने की रफ्तार इतनी तेज है कि जो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है वो अब कहीं नहीं टिकती है। भले ही स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं लव अग्रवाल, वो ये बता रहे हों कि जो स्वस्थ होने की रफ्तार है वो 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, लेकिन उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो कितनी गुनी है। आखिर अभी फिलहाल में लॉकडाउन को पूरी तरीके से खोलने की क्या जरूरत थी? कंटेनमेंट जोन जो आप बना रहे हैं वो तो संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन जो वो संक्रमित हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? यानी वो कहीं बाहर से आए हैं। तो जो संक्रमित हो चुके आप अब उस एरिया को रेड जोन बना रहे हैं। इससे बेहतर ये होगा कि अभी आपको कुछ औद्योगिक इकाइयों को खोलने के अलावा रेड जोन वाले इलाकों को नहीं खोलना चाहिए था, यानी कि लॉकडाउन अभी नहीं खोलना चाहिए था। अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अभी जो आंकड़ा बढ़ रहा है आगे आने वाले समय में वो और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में अभी फिलहाल में जो टेस्टिंग है उसकी संख्या बढ़ाई गई है, तब ये आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से टेस्टिंग और होती जाएगी आंकड़े और बढ़ते जाएंगे। कच्चे तेल के आयात बिल से आने वाली बचत को हम ऐसे नव उद्यमियों को में निवेश करना चाहिए जो कोरोना काल और उसके बाद विश्व में अपना परचम लहरा सकें। ये उद्यमी ऑनलाइन ऑफिस सेवा, स्वच्छ ऊर्जा और नए प्रकार के ईंधन बनाने का काम कर सकते हैं।
पिछले 2 दशकों से चीन ने अपने सस्ते श्रमिकों और निवेश के चलते अपने आप को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया है। मगर कोरोना वायरस में चीन की संदिग्ध भूमिका के कारण पूरे विश्व में उसे संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। यह सही वक्त है कि भारत विश्व में चीन के विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है। एक और आयाम पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक बराबरी का है। 1990 के दशक से भारत एक ऐसा देश बनता आ रहा है जहां पर 5-6 शहरों पर सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सेवा क्षेत्र को आधी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद आज हमें यह ज्ञात हो रहा है कि कृषि की भूमिका कितनी अहम है। हमने ना तो अर्थव्यवस्था के विकास को कृषि और उद्योग में बांटा और ना ही इस विकास को हम छोटे शहरों और गांवों तक ले जा पाएंगे। इसी का नतीजा है कि आज इतने सारे प्रवासी कामगार मुसीबत में हैं। आज हमारे पास अवसर है इस आर्थिक विषमता को दूर करने का। नेक्स्ट आर्टिकल है पर्यावरण को खतरे में डालते विकसित देश। कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी ने जिस तरह पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों के साथ मानवीय और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करने का काम किया है, वह गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन यह संकट यह संदेश भी लेकर आया है कि प्रकृति का जरूरत से ज्यादा दोहन कर हम धरती और उस पर आश्रित जीवों से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ दिन के लॉकडाउन ने सीख दी है कि हमें अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि तभी हम साफ आकाश, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, घने और हरे भरे जंगल और जीव जंतुओं की दुनिया के बीच रह पाएंगे। पेरिस समझौते में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 26 गीगाटन तक कम करने की बात की गई है। अगर कार्बन उत्सर्जन में कोई कटौती न की जाए तो 2030 तक उत्सर्जन की मात्रा करीब 70 गीगाटन तक हो जाएगी। मोरक्को में 2016 में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि पेरिस समझौते को लागू करने के लिए नियमावली बना ली जाएगी और इसमें पारदर्शिता बरती जाएगी। लेकिन दुनिया के बड़े देशों के स्वार्थ के चलते वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा की लड़ाई लक्ष्य से बहुत पीछे चल रही है। एक आकलन के अनुसार 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30% से अधिक बढ़ा है। मीथेन का स्तर 140% से अधिक बढ़ा है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन बढ़ रहा है। ये गैसें उस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं जिसका काम धरती को नुकसानदायक किरणों से बचाना है। अमेज़न परत में क्षरण से हानिकारक अल्ट्रावायलेट सूरज की किरणें जीवमंडल में प्रवेश कर जाती हैं और ग्रीन हाउस गैस द्वारा उसे सोख लिया जाता है, जिससे अंततः ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया को गंभीर होना ही होगा, क्योंकि ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि बीमारियों का आगमन प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बिगड़ने का ही नतीजा है। नेक्स्ट आर्टिकल है बस कुछ कहना है। बीते कुछ समय से पत्रकार की भूमिका में नजर आ रहे राहुल गांधी ने इस बार उद्योगपति और बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज से बातचीत की। इसका अनुमान पहले से था कि मोदी सरकार के आलोचक रहे राजीव बजाज राहुल गांधी से बातचीत में क्या कुछ कहेंगे। इस पर हैरानी नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ वही कहा जो राहुल गांधी के मन के मुताबिक था। लॉकडाउन लागू किए जाने के करीब 2.5 माह बाद राहुल गांधी और राजीव बजाज ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी इस तरह की बातें करना बहुत आसान है। ऐसा या वैसा किया जाना चाहिए था। यदि आलोचना के लिए आलोचना का सहारा ले रहे लोग भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकने में इतने ही माहिर हैं तो कम से कम अब बता दें कि आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पता नहीं यह बुनियादी बात समझने में क्यों इनकार किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण ने विश्व के समक्ष जो कठिन हालात पैदा किए हैं उनसे निपटने का अनुभव किसी के पास नहीं था। चूंकि संकट बहुत बड़ा था और उसके समाधान का कोई ठोस उपाय उपलब्ध नहीं था, इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने अपनी समझ एवं स्वार्थ के हिसाब से फैसले लिए और समय समय पर उनमें फेरबदल भी किए हैं। यही भारत सरकार ने किया है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। पहली न्यूज़ है विदेश में हो सकता है आईपीएल, और दूसरी न्यूज़ है महिला एएफसी कप की मेजबानी भारत को। पहली न्यूज़ है कि कोरोना वायरस के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए आईपीएल का अर्थ यह नहीं है कि इस साल यह टी20 लीग रद्द हो जाएगी। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हर हाल में इसके आयोजन की सभी संभावनाओं पर विचार कर रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि अंतिम विकल्प के रूप में इसे विदेश में आयोजित करने का रास्ता भी संभव दिखा तो वह पीछे नहीं हटेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि इस साल अगर आईपीएल को देश से बाहर आयोजित करने का विकल्प भी संभव दिखा तो बोर्ड पीछे नहीं हटेगा। हमने अतीत में भी ऐसा किया है और भविष्य में भी यह कर सकते हैं। दूसरी न्यूज है महिला एएफसी कप की मेजबानी भारत को। भारत में महिला एएफसी एशिया कप 2022 का आयोजन होगा क्योंकि देश को इस टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार मिल गए हैं। इस टूर्नामेंट के दिसंबर 2022 में शुरू होने की उम्मीद है और जनवरी 2023 में समाप्त होने की संभावना है। अहमदाबाद और नवी मुंबई दो संभावित स्टेडियम बताए गए हैं। फरवरी में एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने भारत की मेजबानी देने की सिफारिश की थी, जिसकी गुरुवार को औपचारिक रूप से पुष्टि की गई है। मेजबान होने के नाते भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। भारत मेजबानी की बोली जीतने के लिए चीन, ताइपे और उज्बेकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। 1980 में केरल के कोझिकोड के बाद भारत दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो ये स्पोर्ट्स पेज की दो इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 10 साल भारत नहीं आ पाएंगे 2550 तबलीगी वीजा शर्तों के उल्लंघन पर गृह मंत्रालय ने लगाया प्रतिबंध। एक दूसरे का सैन्य अड्डा इस्तेमाल करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। वर्चुअल शिखर बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने रक्षा सहयोग को दी नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो विश्व बैंक ईडी के सलाहकार बने। नहीं रहे खट्टी मीठी फिल्में देने वाले वासु चटर्जी। भारत में महिला एएफसी एशियन कप 2022 का आयोजन होगा। गांवों की ओर चले उद्योग जगत, ये बोला है सीआईआई ने। और एयरटेल ने 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी में एयरटेल में 15,000 करोड़ के निवेश की तैयारी में है अब अमेजॉन। तो ये आज का यानी कि 5 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।